बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक का नाम 14.4 टॉपिक है एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। आज हम बच्चों डिफरेंस देखेंगे कि एवेपोरेशन में और बॉइलिंग में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एवेपोरेशन, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एवेपोरेशन क्या है और बॉइलिंग क्या है। तो बच्चों, अगर फर्श पे पानी गिर जाता है तो कुछ देर के बाद जो पानी है वो खुश्क हो जाता है। ये पानी किधर गया? पानी वेपोरेट हो गया, भाप बन के उड़ गया। इस समय को बोलते हैं वेपोरेशन। जैसे कपड़े धो के डाले खुश्क होने के लिए, वो कुछ देर के बाद खुश्क हो जाते हैं, तो वो पानी जो कपड़ों के अंदर होता है वो किधर जाता है? वो वेपोरेट हो जाता है। इस समय को बोलते हैं वेपोरेशन। वेपोरेशन जो होता है ना, वेपोरेशन का जो अमल है, जो वेपोरेशन है बच्चों, वेपोरेशन कंटिन्यूअस एट ऑल टेम्परेचर। वेपोरेशन तमाम टेम्परेचर के ऊपर जारी रहती है। जैसे कपड़े सर्दियों में भी खुश्क हो जाते हैं, कपड़े गर्मियों में भी खुश्क हो जाते हैं। यानी कि वेपोरेशन का जो अमल है वो लगातार चलता रहता है, वो तमाम टेम्परेचर के ऊपर जारी रहता है। लेकिन हाँ, ये फर्क पड़ता है कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, वेपोरेशन, आप ये कह सकते हैं कि वेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वेपोरेशन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, और जितना टेम्परेचर कम होगा वेपोरेशन उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे गर्मियों में कपड़े जो हैं वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में कपड़े जल्दी खुश्क नहीं होते, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर होता है कम और गर्मियों में टेम्परेचर होता है ज्यादा। इस वजह से गर्मियों में जल्दी कपड़े खुश्क हो जाते हैं। तो वेपोरेशन जो है वो लगातार होने वाला अमल है। जैसे गिलास में पानी रखा हुआ है, उसमें वेपोरेशन हो रही है, ऊपर से गिलास अगर आपने ढांपा नहीं हुआ तो उसमें वेपोरेशन हो रही है, वेपोरेशन लगातार चलता रहता है। अब दूसरी तरफ आ जाए, जो बॉइलिंग है, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, बॉइलिंग जो है या जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होगा एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर के ऊपर बॉइलिंग होगी। पानी अगर एक बीकर के अंदर बंद है, एक बीकर के अंदर पानी के मालिक्यूल्स मौजूद हैं, तो अगर ये पानी का गिलास पड़ा हुआ है तो उसमें से एवेपोरेशन लगातार होती रहती है। हवा के साथ वेपर्स बहते हैं और आगे को चले जाते हैं, ये वेपोरेशन लगातार होती रहती है। लेकिन इसको हम बॉइलिंग नहीं बोलेंगे। बॉइलिंग कब बोलेंगे? बॉइलिंग होगा एक खास टेम्परेचर के ऊपर। मसलन पानी का जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, आप सबको पता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है दैट इज 100 सेंटीग्रेड। तो जैसे ही टेम्परेचर आपने इसको आग के ऊपर रखा, जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा 100 सेंटीग्रेड के ऊपर, पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले अगर टेम्परेचर 90 सेंटीग्रेड के ऊपर भी है तो उसको हम बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि बॉइलिंग जो है वो 100 पे ही शुरू होगी। 90 सेंटीग्रेड के ऊपर एवेपोरेशन होती रहेगी। 90 सेंटीग्रेड के ऊपर है, 85 सेंटीग्रेड के ऊपर है, 80 सेंटीग्रेड के ऊपर है, पानी जो है वो वेपोरेट होता रहेगा। उसको हम एवेपोरेशन बोलेंगे, लेकिन हम उसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एक खास टेम्परेचर, बस ये समझ लें कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होगा तो बॉइलिंग नहीं होगी। अब ऐसा क्या होता है स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर कि चीज बॉयल होना शुरू हो जाती है? उसकी रीजन है, बॉइलिंग के लिए एक डेफिनेशन है, आपने पढ़ी हुई बॉइलिंग पॉइंट, कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जब व्हेन वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर,
जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है बच्चों वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो चीज बॉयल, पानी का जो वेपर प्रेशर है वो 100 सेंटीग्रेड पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, तब चीज होती है बॉयल। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के या वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो चीज बॉयल होना शुरू हो, जिसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो आपकी बुक पे क्या लिखा हुआ है दोनों में फर्क देख लेते हैं। आपकी बुक के ऊपर टॉपिक है 14.4 एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। वो कहता है वन व्हेन वाटर इज टेकन इन ओपन कंटेनर, आपने पानी को एक खुले बर्तन में रखा हुआ है एट नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर वाला प्रेशर भी नॉर्मल है, वेपर स्टार्ट कमिंग आउट, उसमें से भाप बनना वेपर बनना शुरू हो जाते हैं ऑफ इट्स सरफेस साइलेंटली एंड स्टेडीली। सारी बात शॉर्ट थोड़ी ना डालते, खामोशी से और लगातार। इट इज शोन बाय द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर सरफेस, हमें कैसे पता चलेगा पानी उसमें से वेपर निकल रहे हैं, वो पानी की सतह जो कम हो जाती है इन दी ओपन कंटेनर, इट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एवेपोरेशन। एंड इट इज नॉन टू अकर एट ऑल टेम्परेचर, और ये तमाम टेम्परेचर के ऊपर जारी रहती है, ये एवेपोरेशन रुकती नहीं है। आई होप कि आपको एवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट समझ। वो कहता है कि अगर आपने कंटेनर को बर्तन को आग के ऊपर रख दिया, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी का टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दो, इंक्रीज द रेट ऑफ वेपोरेशन। अभी हमने यही बात की थी कि वेपोरेशन जो है बच्चों, वेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज्यादा करोगे एवेपोरेशन उतनी ज्यादा हो जाएगी, जितना टेम्परेचर कम होगा एवेपोरेशन उतनी ही कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि एवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, टेम्परेचर के ज्यादा करने से एवेपोरेशन ज्यादा होगी। तो बुक में भी यही लाइन लिखी हुई है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ा दोगे इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन, बिकॉज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग द सरफेस आल्सो इंक्रीज, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर की सरफेस को छोड़ के बाहर जाना शुरू हो जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ओके जी, फिर क्या होगा भाई, वो कहता है टेम्परेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, टेम्परेचर को आप बढ़ाते रहोगे अनटिल अ स्टेज विल कम, और एक वक्त ऐसा आएगा एट विच द वाटर मॉलिक्यूल्स एक्योर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स हासिल कर लेंगे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वाइल इन अ लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट के अंदर द हीट which is provided at this stage will be utilized to change the liquid water into gaseous phase। पीछे भी हमने जो कर्व पढ़ी है उसके अंदर भी हमने देखा था, जैसे बॉइलिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट, 100 सेंटीग्रेड के ऊपर पानी का टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि पानी जब तक सारे का सारा गैस में तब्दील नहीं हो जाएगा उसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा। ये हमने पीछे पढ़ा था कर्व के अंदर। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि कीप द टेम्परेचर वाटर कांस्टेंट, पानी का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस स्टेज इज कॉल्ड बॉइलिंग, इस स्टेज को बोलेंगे बॉइलिंग। द होल प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन पेपर के अंदर अगर आपने लिखना है, पेपर के अंदर आपने ये डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस आपकी बुक के ऊपर बना हुआ टेबल एक खूबसूरत तरीके से बना के दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। एवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क है, वो कहता है कि एवेपोरेशन जो है सरफेस फिनोमिना है, वेपोरेशन सरफेस फिनोमिना। यहाँ इस बात का क्या मतलब है, सरफेस फिनोमिना क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। सरफेस वेपोरेशन जो है बच्चों वो सरफेस फिनोमिना है। इसका मतलब क्या होता है, मसलन एक बर्तन है मेरे पास, इसके अंदर पानी मौजूद है, पानी के मालिक्यूल्स मौजूद हैं, यहाँ से पानी के मालिक्यूल्स जो है वो खारिज होंगे, ये जगह जहाँ से ऊपर बनी हुई है। एक और बर्तन है मेरे पास, ये भी बर्तन मेरे पास, इसके अंदर भी पानी मौजूद है। जैसे आप घर के अंदर अगर लगा लो कि टब पड़ा हुआ है, टब के अंदर पानी मौजूद है, और एक मेरे पास गिलास है, गिलास के अंदर पानी मौजूद है। तो टब में से देखें पानी के बाहर निकलने की जगह ज्यादा है, तो ये ए शक्ल है, ये शक्ल कौन सी है, बी शक्ल है। अब आप बताओ किस में से ज्यादा पानी बाहर निकलेगा,
जारी बात है शक्ल बी में से टब में से, यानी कि पानी के बाहर निकलने की जगह ज्यादा है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही वेपोरेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसको बोलते हैं सरफेस फिनोमेना। अगर सरफेस एरिया कम है वेपोरेशन कम है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है वेपोरेशन क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सरफेस फिनोमेना का। वो कहता है कि इट इज अ सरफेस फिनोमेना, इट अकर स्लोली एंड ओनली एट अ सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब फेज चेंज, बॉयल क्या होता है, वो कहता है फेज चेंज होता है व्हेन अ लिक्विड टर्न्स इनटू गैस थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड फॉर्मिंग बबल। उसके अंदर बबल्स बनना शुरू होते हैं एट अ डिफाइन डेफिनेट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरे नंबर पे एवेपोरेशन जो होती है बच्चों वो तमाम टेम्परेचर के ऊपर जारी रहती है। अभी हमने पढ़ा था कि इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। देखें पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है, 95 सेंटीग्रेड भी अगर है तो पानी बॉयलर नहीं होगा, वो एवेपोरेशन होती रहेगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा 100 सेंटीग्रेड के ऊपर तो पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, हम उसको बोलेंगे पानी का बॉयल। तब एवेपोरेशन नहीं होगी, तब वो बॉइलिंग पॉइंट पानी बॉयल हो गया। तो उससे नीचे जितना भी टेम्परेचर रहेगा 98 है, 99 है, 95 है, 96 है, 80 है, उस सारे का सारा उसके ऊपर एवेपोरेशन होगी। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा करोगे वेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे वेपोरेशन कम हो जाएगी ऑफ कोर्स। बॉइलिंग दूसरी तरफ अगर आ जाए, वो कहता है इट अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, पहले हमने बात की कि ये खास टेम्परेचर के ऊपर होगा, ना उससे पहले ना उससे बाद। एट नॉर्मल प्रेशर एंड कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। इट प्रोड्यूस कूलिंग, एवेपोरेशन की वजह से ठंडक पैदा होती है। वो कैसे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर नहा के निकलते हैं आफ्टर टेकिंग बाथ तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों भाई ठंडक क्यों महसूस होती है, क्योंकि हमारे जिस बॉडी के ऊपर जो पानी के मालिक्यूल्स होते हैं उन्होंने होना होता है एवेपोरेट। जब वो एवेपोरेट होते हैं हमारे जिस्म की एनर्जी को करते हैं जज़ब, हमारे जिस्म के अंदर जो हीट होती है उसको करते हैं जज़ब। जब हीट को वो जज़ब करते हैं हमारे जिस्म का टेम्परेचर हो जाता है कम और हमें क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। तो एवेपोरेशन जो है वो ठंडक पैदा करने वाला अमल है, लेकिन बॉइलिंग जो है वो ठंडक पैदा करने वाला अमल नहीं, क्योंकि बॉइलिंग के ऊपर टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो तो कभी भी ठंडक तो पैदा नहीं होगी ना। तो इट डज नॉट रिजल्ट इन कूलिंग। नंबर 4 पे लास्ट वाला पॉइंट है, इट रिक्वायर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। इसके लिए बहुत कम एनर्जी, यानी कि पानी फर्श पे गिरा हुआ है ना, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, उसने खुश्क तो होना ही होना है बच्चों, वो खुश्क हो जाएगा चाहे उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए। तो वो कहता है कि इट स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वेपोरेशन शुरू हो जाएगी। वो अपनी एनर्जी भी अंदर वाली इनसाइड वाली लिक्विड की जो एनर्जी वो भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन बॉइलिंग जो है इट रिक्वायर है एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, इसके लिए हमें आग चाहिए, बाहर से एनर्जी देना पड़ेगी, हीट देना पड़ेगी, तब बॉइलिंग शुरू होगी। तो पेपर में अगर आपको डिफरेंस आ जाए, राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन वेपोरेशन एंड बॉइलिंग, तो आप लोगों ने ये इसका जो डिफरेंस वाला जो टेबल है ये आप लोगों ने लिख देना है। इसके अलावा ऊपर से सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वेपोरेशन क्या होती है और उसका बॉलिंग क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको डिफरेंस उसको आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर और वेपोरेशन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर का जो है बहुत असर होता है। जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ वेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इसको हम देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर और वेपोरेशन के ऊपर बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर का जो है वो असर होता है। टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड है, ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ, 14.4 टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ evaporation एंड बॉइलिंग। एवेपोरेशन के ऊपर और बॉइलिंग के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर का क्या असर होता है, रेट। जहां ये बात याद रखिएगा बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर जहां पे लफ्ज रेट इस्तेमाल होगा, रेट का मतलब होता है स्पीड, कि कितनी स्पीड के साथ एवेपोरेशन होगी, कितनी स्पीड के साथ बॉइलिंग होगी। एक्सटर्नल प्रेशर होता है बैरूनी प्रेशर। अब देखो बच्चों, हम एवेपोरेशन को और बॉइलिंग बॉइलिंग को खासकर बॉइलिंग पॉइंट को
खासकर मैं बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। बॉइलिंग पॉइंट को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज्यादा कर दोगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर अगर कम कर दोगे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखें ना वेपोरेशन क्या करती है, वेपोरेशन के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता। वेपोरेशन जो है, एक बर्तन के अंदर मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वाटर मौजूद है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगातार बाहर निकलते रहेंगे, वेपोरेट होते रहेंगे, हवा में जाएंगे, हवा आएगी, हवा के साथ एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ढक्कन तो ऊपर से खुला हुआ है। अगर ऊपर से बर्तन को कर दिया जाए क्लोज, यानी कि मेरे पास एक बर्तन है, बर्तन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स लगातार जो है वो बाहर निकलते रहते हैं। और ऊपर से अगर मैं ढक्कन को कर दूं क्लोज, ढक्कन को कर दिया गया क्लोज, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इकट्ठे होंगे, बाहर तो निकलने की जगह नहीं है। अब ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ये यहाँ पे आराम से तो बैठेंगे नहीं, ये लगातार मूव करेंगे। हो सकता है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वापस इस लिक्विड की सरफेस के साथ जाकर टकराए, वहां पे प्रेशर अप्लाई करे। इस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये वाला वेपर प्रेशर होता है। इस वेपर प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो वेपर की वजह से लगता है, उस प्रेशर को क्या बोल, ये वेपर बन गए ना, यहाँ पे ये पानी के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे इन्होंने बाहर निकले तो वेपर्स बन गए। वेपर्स की वजह से जो प्रेशर लगता है बच्चों, उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर जब, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है, जब बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, वेपर प्रेशर जो लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो चीज क्या हो जाती है? बॉयल हो जाती है। अब देखो, वेपर प्रेशर को हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करके, वेपर प्रेशर ज्यादा जल्दी लगेगा, वेपर प्रेशर जल्दी ज्यादा जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, चीज जल्दी बॉयल हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कैसे असरअंदाज होता है। वो कहता है रेट ऑफ बोथ, रेट मीन मैंने अभी बताया स्पीड होता है, रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। The speed of both evaporation and boiling are affected by the variation in the external pressure. वो वेरी कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे? affected in the external pressure to which the liquid is subject। इसके अंदर हमने लिक्विड रखा जिस प्रेशर के ऊपर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर कम या ज्यादा करके आप उसके रेट की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं लिक्विड की। रेट ऑफ evaporation tend to increase by decrease in external pressure। रेट ऑफ वेपरेशन आप जो है बढ़ा सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके, एंड वाइस उसका उल्टा भी। इफ अ लिक्विड इज इन ओपन कंटेनर, अगर लिक्विड जो ओपन कंटेनर के अंदर है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट एस्केप इन द वेपर फेज विल नॉट रिटर्न टू द लिक्विड फेज। देखे ना, यहाँ पे अभी शक्ल हमने वही ड्रॉ की थी। तो अगर मेरे पास एक बीकर के अंदर लिक्विड मौजूद है, ऊपर से खुला हुआ है, मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, वेपर बनेंगे, हवा आएगी, हवा के साथ बैक एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि विल नॉट रिटर्न टू द लिक्विड फेज, इंस्टेड दे विल डिफ्यूज थ्रू द एटमॉस्फेयर। हवा में चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, वे फ्रॉम द कंटेनर, कंटेनर से दूर। इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, अगर आप ऊपर से प्रेशर लगा दो, विल फोर्स दीज मॉलिक्यूल्स टू रिटर्न बैक। अगर आप ऊपर से ढक्कन बंद करके प्रेशर लगा दो, फिर क्या होगा भाई? ये इनको फोर्स करेगा, बाहर बाहर नहीं तो नहीं जाएंगे, इनको वापस आने में फोर्स करेगा। विल फोर्स बैक, फोर्स दीज मॉलिक्यूल्स टू रिटर्न बैक टू द लिक्विड सरफेस, मेकिंग एवेपोरेशन डिफिकल्ट। इससे एवेपोरेशन क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। व्हेन अ लिक्विड बॉयल बबल्स आर फॉर्म। जारी बात है, जब लिक्विड बॉयल होता है तो उसमें क्या बनते हैं बच्चों? बबल्स बनते हैं इनसाइड द कंटेनर, विच देन राइज द सरफेस, जिससे सरफेस क्या जाती है? बढ़ जाती है। एट दिस स्टेज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट। ऑफ कोर्स वही बात है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट पहुंचना है, जैसे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट पहुंचना है, टेम्परेचर ने हो जाना है कांस्टेंट भाई। ये सीधी सी बात है, टेम्परेचर ने क्या हो जाना है? कांस्टेंट। जब तक सारे का सारा लिक्विड गैस नहीं बन जाता, बॉयल नहीं हो जाता, टेम्परेचर ने क्या रहना है? कांस्टेंट। टेम्परेचर
लिक्विड रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन कांस्टेंट टिल ऑल द लिक्विड बॉयल हो, जब तक सारे का सारा लिक्विड बॉयल नहीं हो जाता। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इफ यू, अब देखें इसी वजह से आप देखें ना बच्चों, कराची के अंदर अगर आप, कराची साहिल समंदर, कराची जो है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है बच्चों वो होता है बच्चों 100 सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप मरी के अंदर चले जाएं, मरी हिल्स में चले जाएं, मरी जो है ना वो कराची से ऊंचा है, तो जब ऊंचाई पे जाते हैं ना तो एक्सटर्नल प्रेशर हो जाता है कम। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, मरी में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है ना बच्चों वो होता है 98 सेंटीग्रेड। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, वाई वाटर बॉयल एट कराची 100 सेंटीग्रेड एंड वाटर बॉयल एट मरी 98 सेंटीग्रेड। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। वो कहता है यहां से, इफ यू, यहां से लेकर इफ यू मेजर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट कराची, कराची के अंदर अगर आप बॉइलिंग पॉइंट वाटर को मेजर करते इट विल बी 100 सेंटीग्रेड। वो कितना आएगा बच्चों, 100 सेंटीग्रेड। होएवर इफ यू विल मेजर दिस बॉइलिंग पॉइंट एट मरी हिल, मरी के अंदर आप इसको मेजर करो इट विल बी 98। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मरी इज लोअर। वही बात है ना, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दोगे, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, चीज जल्दी बॉयल हो जाएगी। देन दैट इन कराची, सो वी फाइंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट हैज डिक्रीज एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ तक ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कहाँ से आ सकता है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर खत्म है। 14.4 टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग खत्म है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम टॉपिक 14.5 स्टडी करेंगे, दैट इज सब्लिमेशन। तब तक अल्लाह हाफिज।